नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज मंत्रा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और इसके साथ उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी और ज़्यादा स्पीड ले ली होगी और एग्ज़ाम का भी टाइम आ चुका है क्योंकि अध्यक्षा जी पहुँच चुकी, जैसा कि हमने कल आपको बताया हुआ था। तो एग्ज़ाम का के लिए अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा समय नहीं है, ये 2 या 3 महीने में वो कभी भी अनाउंस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, कल का हमारा टॉपिक क्या था बच्चों? कल हमने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ था कि भारत पर जब बाबर ने मुगल सत्ता को स्थापित किया, उससे पूर्व भारत पर जो उसने अभियान किए थे उनके बारे में हमने आपसे कल चर्चा किया हुआ था। ओके, तो आई होप आप लोगों ने मैंने जो कल आपके साथ चर्चा किया हुआ था उसको बहुत अच्छे से आपने रिवाइज किया हुआ है। ठीक है, ओके। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी रिवाइज किया हुआ है तो कल हमने क्या बताया था कि कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने वीडियोस देखा, उनको ये पता ही नहीं था कि पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद भी बाबर ने भारत पर अटैक किया था और कितने अटैक किए थे इसके बारे में भी जानकारी नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, हो या ना हो, और मैंने आपको बताया, अगर मैंने बताया है तो उसको आपको रिवाइज भी करना है। ओके, तो मैंने कल क्या बताया था, बाबर का प्रथम अभियान कब हुआ है, दूसरा अभियान कब हुआ है, तीसरा अभियान कब हुआ है, चौथा अभियान कब हुआ है। यानी कहने का मतलब है कि जब बाबर का इब्राहिम लोदी के मध्य 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, उसके पहले बाबर जो है भारत पर 4 बार आक्रमण कर चुका था। कितने बार? 4 बार आक्रमण कर चुका था। ये 1526 में जो भारत पर आक्रमण किया था, ये इसका 5वां आक्रमण था। ओके, तो चलिए हम जो है अपने टॉपिक की ओर चल रहे हैं। तो कल अभियानों के बारे में, पहला अभियान उसने कब किया है? तो पहला अभियान उसने किया था 1519 ईस्वी में। कब किया था? 1519 ईस्वी में किया था। कहाँ पर किया था? बाजौर में किया था। दूसरा अटैक कब किया है? वो भी 1519 ईस्वी में ही किया है, बट उसको सितंबर में किया है, सितंबर 1519 ईस्वी में। तो दूसरी बार अटैक कब किया है? तो दूसरी बार अटैक 1519 ईस्वी में किया है। और कहाँ तक पहुँच गया था? ये पेशावर तक पहुँच गया था। कुछ कारणों के चलते काबुल में विद्रोह हो गया, इस वजह से बाबर को वापस अपने वतन जाना पड़ा। अदरवाइज वो उसी समय भारत में काफी आगे तक पहुंच गया होता। ओके, फिर इसके बाद में तीसरी बार आक्रमण करता है। तो तीसरी बार आक्रमण करता है, वो कहाँ पर करता है? तो वो आक्रमण उसका होता है पुनः बाजौर पर फिर से आक्रमण करना, क्योंकि पहली बार वापस चला गया था, दूसरी बार भी वापस चला गया था। तो तीसरी बार जो उसके आक्रमण करने का उद्देश्य था उसका क्या था? वो बाजौर और भेरा को पुनः प्राप्त करना, ये बाबर का उद्देश्य था। ओके, फिर इसके बाद में चौथा आक्रमण कब करता है? चौथा आक्रमण करता है 1524 ईस्वी में। उसमें क्या किया इसने जो है दीपालपुर को जो है विजिट किया था। ओके, और इसके बाद में यहीं तक कल हमने आपको पढ़ाया हुआ था। फिर मैंने बोला था कि पानीपत और खानवा के युद्ध के बारे में आज के वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। ओके, तो ये था कल का लेक्चर, यानी कल का रिवीजन था। आज हमारा क्या है टॉपिक? आज हम पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में जो है वर्णन करने वाले हैं। ओके, इसकी डेट लिखना भूल गए हैं। अच्छा, ये है तो, लेकिन यहाँ पे फ्रंट पे नहीं लिखा हुआ, 1526 ईस्वी में ये लिख दिया है। ओके तो अगर हम पानीपत के प्रथम युद्ध की बात करते हैं तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ है? अप्रैल 1526 ईस्वी में। इसकी तिथि को पूछता है, पहले सिर्फ यही पूछता था कि सिर्फ सन पूछता था, लेकिन अब जो है एग्जामिनर के क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बदल चुका है। वो क्या है? वो अब डेट भी पूछने लगा है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है कि इस समय ऑनलाइन की वजह से कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है और इन छोटे क्वेश्चंस को पूछने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। इससे क्या होगा? सिर्फ कैंडिडेट की भीड़ बढ़ेगी। तो इसलिए ये थोड़ा सा इसने अपनी पैटर्न को चेंज हुआ है। अब ये कहाँ पर आ गया है? ये डेट पर भी आ गया है। तो अगर पर्टिकुलर एग्जैक्ट बिल्कुल पानीपत का प्रथम युद्ध पूछता है कब हुआ है, तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को क्या हुआ है? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो पानीपत नामक स्थान पर। ये कहाँ पर है? तो ये हरियाणा पर है। ओके,
अब इस युद्ध में ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ये किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। ओके, अब इसके बाद में हम पूछते हैं, हम बताते हैं कि इसकी विशेषता क्या थी, पानीपत के प्रथम युद्ध की विशेषता क्या थी। तो पानीपत के प्रथम युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता थी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में 2 रणनीतियों का प्रयोग किया गया था। वो रणनीति कौन कौन सी थी? एक थी तुगलमा विधि और दूसरा कौन सी थी? दूसरी थी उस्मानी विधि। ओके, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि तुगलमा विधि सबसे पहली बार किस युद्ध में प्रयोग किया गया? तो वो कब किया गया? वो पानीपत के प्रथम युद्ध में। ओके, और अगर उस्मानी विधि पूछता है, उस्मानी विधि को रूमी विधि के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो ये दोनों नाम आपको याद करने की जरूरत है, अपने माइंड में आपको सेट करने की जरूरत है। तो उस्मानी विधि या रूमी विधि एक ही नाम है और तुगलमा विधि ये अलग है। ओके, अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि तुगलमा विधि क्या है, ये उस्मानी या रूमी विधि क्या है। तो आइए हमारे साथ, हम आपको बताते हैं। तुगलमा विधि है, ये एक युद्ध करने की विधि होती थी। क्या होती थी? ये एक युद्ध करने की विधि होती थी। वो कैसे होती थी कि यानी कि जैसे हमने आपको क्या बताया था कि इस युद्ध में भारत में पहली बार जो है तोपों का प्रयोग भी किया गया है। तो ये इस युद्ध के माध्यम से तुगलमा विधि में ये होता था कि जो भारतीय सैनिक होते थे, क्योंकि भारतीय सैनिकों के पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी जितना कि बाबर बाहर से आया हुआ था, बाहर विदेशी आक्रमणकारी था, तो इसको जानकारी थी, बट भारत में इस तरह की टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं थी। तो बाबर क्या करता था कि जो भी भारतीय सैनिक होते थे सबसे पहले उन पर तोपों से वार करता। ओके, अब तोपों से वार किया तो वार करने का मतलब, क्योंकि जो सैनिक है तो अगर इधर से वार होगा तो दूसरी तरफ से जो प्रतिपक्ष होगा वो भी तो वार करेगा ना, वो नहीं झुकेगा। तो जो पहले जो शत्रु पक्ष के सैनिक होते थे वो लड़ते लड़ते हार जाते थे, तो उन पर जो विरोधी दल के लोग होते थे उन पर तोपों का प्रयोग करते थे। इससे क्या होता था कि जो विरोधी दल के सैनिक जब घायल हो जाते थे तो वो सारे सैनिक हट जाते थे जिनके द्वारा तोपें गोली जाती थी, छोड़ी जाती थी, और पीछे से दूसरे सैनिक आ जाते थे और उन पर अटैक कर देते थे, यानी कि उनको मार देते थे। ठीक है, तो ये थी तुगलमा विधि, यानी कि पहले कैसे पराजित करना है? पहले उनको तोपों से पराजित करना है, फिर दूसरे सैनिक उनके दाएं अगल बगल खड़े होते थे, वो बाद में आकर के उन घायल सैनिकों पर अटैक करते थे। तो ये क्या होती थी? ये तुगलमा विधि होती थी। ठीक है, अब इसके बाद में उस्मानी या रूमी विधि क्या थी? उस्मानी या रूमी विधि ये होती थी तोप सजाने की विधि, कि कौन सी तोप किस जगह पर कैसे सेट की जाएगी। ठीक है, तो कुछ छोटे बड़े का इनका सिस्टम होता होगा कि छोटी आगे फिर इसके बाद में उसके बड़ी पीछे। तो ये होती थी क्या? उस्मानी विधि होती थी तोप सजाने की विधि। ओके, अगर हम बात करते हैं कि भारत में ये विधि कौन लाया, तो इसके बारे में इतनी देर से चर्चा हो रही है, आप सभी समझ गए हैं। तो भारत में ये विधि लाने का श्रेय किसका था? बाबर को था। अब वो बाबर को था, इसने पहली बार पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किया। तो इन तोपों को जो यूज कर रहा होगा तो कोई ना कोई तोपची तो होगा ही बाबर की तरफ से। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, डायरेक्ट ये क्वेश्चन आयोग ने पूछा है कि बाबर की सेना में तोपची कौन था। तो तोपची की अगर बात करें तो उसके बाबर की सेना में तोपची था उस्ताद अली कुली खां। कौन था? उस्ताद अली कुली खां। और तोप खाने का प्रमुख कौन था? तो वो था मुस्तफा रूमी। ओके, ये आपको ध्यान देने की जरूरत है, इन दोनों में अंतर भी समझना है। तोप खाने का प्रमुख था मुस्तफा रूमी और जो तोपची था वो कौन था? वो उस्ताद अली कुली था। ओके, और इन लोगों ने बंदूकों, इस समय बंदूक का भी प्रयोग किया गया है। तो ये जो बाबर था, तो बाबर की सेना ने बंदूक का प्रयोग करना कि कहाँ से सीखा था? तो ईरानियों से सीखा था। किससे सीखा था? ईरानियों से सीखा था। ये हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, ये सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। ओके, तो इन सारी चीजों को आपको अपने माइंड में जो है सेट करना है। ओके, अब इसके बाद में
बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में लिखा है। मैंने आपको कल क्या बताया था? कल हमने बाबर की आत्मकथा बताई थी, आपको बाबरनामा बताई थी ना। लेकिन आज मैं आत्मकथा बता रही हूँ क्या तुझके बाबरी। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि आत्मकथा कल तो मैंने बताया था बाबरनामा, आज बता रही तुझके बाबरी। ये दोनों एक ही हैं। आत्मकथा की अगर बात पूछता है तो चाहे हम तुझके बाबरी कहें या फिर बाबरनामा कहें, बात एक ही है। ओके, दोनों ही आत्मकथा है इनकी। तो इसमें जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जो भारतीय सैनिक थे, तो बाबर के इसने लिखा है कि बाबर के पास 12,000 सैनिक थे, सिर्फ और सिर्फ 12,000 सैनिक थे। वहीं पर अगर हम बाबर की बात पूछते हैं, सॉरी इब्राहिम लोदी की बात पूछते हैं, तो इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख सैनिक थे। कितने थे? 1 लाख सैनिक थे और प्लस 1,000 हाथी थे। कितना रेशियो था? 1 लाख सैनिक जहां इब्राहिम लोदी के थे, वहीं बाबर के सैनिक कितने थे? तो बाबर के सैनिक 12,000 थे। प्लस जो इब्राहिम लोदी की सेना ही अकेले ज्यादा नहीं थी, इनके पास 1,000 हाथियों की भी संख्या थी। ओके, तो इससे तो साफ यही जाहिर होता है कि संख्या चाहे जितनी हो, भीड़ चाहे जितनी हो, लेकिन जब तक हमारी एक स्ट्रेटेजी नहीं होगी, हम कभी भी अपने टारगेट को पाने में सफल नहीं हो सकते हैं। जैसा कि आपके समक्ष ये प्रत्यक्ष एक उदाहरण है कि इतनी कम संख्या है, यानी कि बहुत डिफरेंस है। एक कहाँ 1 लाख और कहाँ 12,000, प्लस 1 लाख के साथ में कितने 1,000 हाथी भी थे। लेकिन इतनी संख्या थी तो क्या था, इनकी कोई रणनीति नहीं थी भारतीयों की। समझ में आया ना? रणनीति नहीं थी, इसीलिए ये लोग अपने उसमें जो है क्या हुए, ये लोग अपने टारगेट को नहीं अचीव कर सके। और इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा। ओके, तो इस तरह से आप लोगों ने क्या जाना, इन दोनों की संख्या में, यानी कि इब्राहिम लोदी की सेना में और जो बाबर था उसकी सेना में कितना बड़ा डिफरेंस था। ओके, अब इसके बाद में दोनों पक्षों में युद्ध होता है, भयंकर युद्ध होता है। एटलीस्ट जिसका रिजल्ट आपको पता है, ये युद्ध क्या होता है, निर्णायक साबित होता है। निर्णायक साबित होने का मतलब एक पक्ष पूर्ण रूप से जीत जाता है। तो जीतता कौन है? जीतता बाबर है, क्योंकि इनकी रणनीति अच्छी है। सैनिक कम थे तो क्या हुआ, इन लोगों ने गोला बारूद का प्रयोग किया, बंदूकों का प्रयोग किया। तो जाहिर सी बात है, जिनके पास जिनकी टेक्नोलॉजी उच्च कोटि की होगी वही विजय होगा। ठीक है, और वही विजय तिलक को प्राप्त करेगा। तो अगर हम बात करें कि इब्राहिम लोदी बाबर की विजय होती है और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, और इस युद्ध में मारा जाता है, और हम ये कह सकते हैं कि इब्राहिम लोदी ही ऐसा भारतीय शासक था, पहला भारतीय शासक था जो कि युद्ध क्षेत्र में मारा गया। क्लियर हुआ ना? इब्राहिम लोदी पहला ऐसा भारतीय शासक था जो कि युद्ध क्षेत्र में मारा गया था, या इसके पहले कोई भी ऐसे शासक नहीं थे जो कि युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हों। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब जब इब्राहिम लोदी मारा गया युद्ध करते हुए, तो ये जो बाबर था, बाबर ने इसी युद्ध पे, यानी कि पानीपत के प्रथम युद्ध में ही, उसी समय उसी मैदान में इसने क्या किया, बाबर ने इसकी ईंट का मकबरा बनाकर इब्राहिम लोदी को वहीं पर दफना दिया। ठीक है, समझ में आया ना? वहीं पर इब्राहिम लोदी ने इसको जो है क्या कर दिया, दफना दिया। ये पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में इब्राहिम लोदी को इतना ज्यादा धन प्राप्त हुआ, इतना ज्यादा धन प्राप्त हुआ कि अनायास ही इसके मुख से ये निकल पड़ा कि अब काबुल में गरीबी नहीं रहेगी। क्या है? काबुल की गरीबी अब नहीं रहेगी, या काबुल की गरीबी अब नहीं रहेगी, उस सारी गरीबी को मैं मिटा देता हूँ। ये कथन आपसे पूछता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि अब काबुल की गरीबी नहीं। कोई किस शासक यानी बाबर ने किस युद्ध में जो है ये कथन वो कहा था, तो वो कौन सा था? ये पानीपत के प्रथम युद्ध में कहा था। ओके,
यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अब इसके बाद में जब ये युद्ध में इसको विजय प्राप्त हो जाती है, विजय प्राप्त करने के बाद में जैसे आप सभी हैं, आप सभी जब जिस दिन शिक्षक बनेंगे, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, तो आप सबसे पहले आप कहाँ जाएंगे, जिसको अपना इष्ट मानते होंगे। हर एक स्टूडेंट किसी न किसी को इष्ट अपना मानता है। कोई दुर्गा को मानता है, कोई शंकर को मानता है, कोई काली को मानता है, कोई हनुमान को मानता है। तो आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं, प्रसाद चढ़ाने मंदिरों में जाते हैं। तो इसी तरह से जब अकबर को पानीपत के प्रथम युद्ध में जब उसको विजय हासिल हुई, तो विजय हासिल करने के बाद ये सबसे पहले कहाँ गया, युद्ध के पश्चात निजामुद्दीन औलिया और बख्तियार काकी के मकबरे की जियारत करने के लिए गया। कहाँ गया था, बख्तियार काकी और निजामुद्दीन औलिया के मकबरे का जियारत करने गया था। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ पर है, आप सभी जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो निजामुद्दीन औलिया का मकबरा अजमेर में है और बख्तियारुद्दीन काकी का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है। ओके, तो इसने क्या किया, इन दोनों के मकबरे की क्या की, जियारत की। अब इसने क्या है, शिविर कहाँ पर बनाया, तुगलकाबाद में अपना शिविर बनाया। और इसी युद्ध के बाद इसने प्रत्येक काबुल वासियों को एक एक सिक्का जो है किसके रूप में दिया था, उपहार के रूप में दिया था। वो सिक्का कौन सा था, चांदी का सिक्का था। इसका नाम क्या था, तो वो सहरूखी सिक्का था, जिसको काबुल वासियों को एक एक सिक्का गिफ्ट के रूप में दिया था। ओके, यहाँ तक की बात हो गई क्लियर। अब इसके बाद में इसने अपने काबुल के प्रत्येक वासियों को एक एक चांदी का सिक्का दिया। इसी वजह से वहाँ के काबुल वासियों ने इसको उपाधि क्या दी, कलंदर की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी, कलंदर की उपाधि। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि कलंदर का मतलब क्या होता है। तो कलंदर का मतलब अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो में रियल में पढ़ा है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे कि कलंदर का मतलब क्या होता है। ओके, फिर इसके बाद में मैं आपका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, ठीक है। तो कलंदर की उपाधि किसने दी, काबुल वासियों ने दी, और क्यों दी इसका भी आपको रीजन पता चल गया। ओके, अब इसके बाद में अब इस तरह से इसकी विजय प्राप्त होती है पानीपत के प्रथम युद्ध में। अब इसका महत्व क्या है पानीपत के प्रथम युद्ध का, तो अगर महत्व की बात करें तो महत्व में सबसे पहले आता है कि ये इस युद्ध के बाद प्रथम अफगान साम्राज्य का अंत हो चुका था। प्रथम अफगान साम्राज्य का अंत हो चुका था। अफगान साम्राज्य मतलब यानी कि जो लोदी वंश था, ये जो है कौन से थे, ये अफगान थे। ओके, तो अफगानों का जो अंतिम शासक था वो कौन था, इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी ऑलरेडी युद्ध में मारा गया है। तो इस तरह से क्या हुआ कि प्रथम अफगान साम्राज्य का अंत हो चुका था। ओके, फिर इसके बाद में इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। दूसरा महत्वपूर्ण इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है कि इसी युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। चौथा क्या है, चौथा महत्व ये है कि कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद पहली बार काबुल एवं कांधार भारतीय साम्राज्य के अंग बने। कुषाण साम्राज्य की अगर हम बात करें तो ये कुषाणों ने शासन कब किया है, तो बहुत ये एंशियंट हिस्ट्री में आएगा। ओके, तो इस कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद यानी कि 1500 वर्ष पूर्व के बाद पहली बार जो है काबुल और कांधार भारतीय साम्राज्य के अंग बने। भारतीय साम्राज्य के अंग कैसे बने, आप सभी जानते हैं। बाबर जो है काबुल का शासक था। जब वो युद्ध यहाँ पानीपत का प्रथम युद्ध जीत जाता है तो जाहिर सी बात है भारतीय सीमा में ये सारे अपने राज्यों को ये मिलाएगा। तो इसका मतलब यही है। ओके, फिर इस तरह से पानीपत के प्रथम युद्ध की ये जो है महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस था, इसका इम्पोर्टेंस था। तो इसके इम्पोर्टेंस कौन कौन से थे इसके बारे में भी हमने आपसे डिटेल में चर्चा किया। ओके, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम यानी कि नेक्स्ट डे खानवा के युद्ध के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे,
क्योंकि है तो सामने, बट इसमें फिर मज़ा नहीं आने वाला है। ठीक है, तो जो चीज़ हम स्टार्ट करेंगे उसको पूरी तरह से कंप्लीट रूप से करेंगे। ठीक है, और कंप्लीट क्यों करेंगे, क्योंकि आधा इधर और आधा उधर तो फिर ना मुझे अच्छा लगेगा और ना आपको अच्छा लगेगा। ओके, तो आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले आप सभी को ये बताना चाहेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को शेयर करें। ओके, इसके साथ साथ में आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, लगातार अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, प्रैक्टिस लगातार करिए। ठीक है, और रिवीजन तो आपको बिल्कुल ही करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे आपके समक्ष नए वीडियो के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।